नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में हम ग्रामीण विकास मतलब कि जो ये लेखपाल में आता है ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण विकास उसको कर रहे हैं। ठीक है, उसके सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज की क्लास हमारा 5th चैप्टर है। इसमें हम कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ये सभी चैप्टर्स जो है हम इस बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। आप मार्केट से कोई भी बुक तो ले आते हैं, हम सभी लोग कोई भी बुक आसानी से ले आते हैं, पर उसे कंप्लीट करना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। साथ में हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे तो ये बुक आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। 4 चैप्टर हमने एक चैप्टर जो है एक क्लास में कंप्लीट किया है। तो आज 5th चैप्टर है, तो आज 5th का चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ये 6000 प्रश्नों का महामैराथन चल रहा है। ठीक है, अगर आपने इस मैराथन को कंप्लीट कर लिया तो आपकी एक सीट जरूर 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 पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को एक इम्पोर्टेंट और एक जोश भर देने वाले कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना मुकाम बनाने के लिए और लेखपाल की अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए अंत तक मेरे साथ मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो इसी कोटेशन के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से जाना जाता है फसली वर्ष। ठीक है, जो भी कृषि का वर्ष होता है, फसल हो रही है तो क्या होगा, फसली वर्ष। कृषि वर्ष की नियत तारीख है, तो कृषि वर्ष की नियत तारीख क्या है, 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, मतलब खेती का जो वर्ष रहता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहता है। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो वर्ष 1905 में। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पूसा। पूसा कहाँ है? ये बिहार में है। तो पूसा बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। सभी समस्याओं की जननी किसे कहा जाता है? तो सारी समस्याओं की जो जननी है वो क्या है? कृषि है। कृषि से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया था। कितना रखा गया था? 4%। कितना रखा गया था? 4%। आगे देखते हैं। भारत में आलू, टमाटर, पपीता, अमरूद, मूंगफली, रबड़ और तंबाकू आदि फसलों का विकास किया गया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ये सब कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। सर्वप्रथम अन्न उगाया गया था तो नवपाषाण युग में। कहा? नवपाषाण युग में। बिहार में कृषि विभाग स्थापित हुआ था सन 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। पूरे भारत में 6 कृषि महाविद्यालय वर्ष 1905 से लेकर 1907 के बीच खोले गए थे। ठीक है, 6 कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय। तो वो कहाँ कहाँ थे? नाम है उनके। सावर बिहार में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, पूना महाराष्ट्र में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, नागपुर महाराष्ट्र में और लायलपुर पंजाब। अब जो ये वाला है वो कहाँ पहुंच गया? पाकिस्तान में पहुंच गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के मुख्य कारण क्या हैं? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, मतलब तेजी से जनसंख्या का वृद्धि होना, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का अपर्याप्त विकास होना। ठीक है, मतलब जो विकास रोजगार हैं वो कम रह गए हैं, अपर्याप्त हैं। भारत में कृषि उत्पादकता में कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि उत्पादकता जो हो रही है उसमें कमी क्यों हो रही है? तो आधुनिक कृषि तकनीकी का कम प्रयोग और निरक्षरता। ठीक है, मतलब जो नई तकनीकी आ रही है उनका प्रयोग हम कम कर रहे हैं और हम अज्ञान है, मतलब क्या, निरक्षर है, मतलब साक्षर नहीं है। भारत में भूमि की निम्न उत्पादकता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो निम्न मतलब कम उत्पादकता, जोत का छोटा आकार होना, मतलब जो किसान है उनके पास छोटे छोटे जोत है, इसलिए आपका खर्चा पूरा हो जाता है और उसमें अन्न कम उत्पन्न हो पाता। बड़े खेत हो तो कम खर्चे में ही हमारा ज्यादा अन्न उत्पन्न हो जाए उसमें। भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है, तो कम उत्पादकता क्या कारण क्या है? तो कृषि में निवेश की कमी। हम कृषि में जो करते हैं निवेश वो कम करते हैं, ये प्रॉब्लम है सारी। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 1966 से 1967, मतलब इसके बीच में हुई थी, 1966 में शुरू हुई थी।
भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव किन फसलों के उत्पादन में देखा गया? तो गेहूं और धान। भारत में हरित क्रांति की विशेषता थी उच्च तकनीक, अधिक पूंजी निवेश और अधिक कृषि उत्पादकता। ये उसकी विशेषताएं थी, मतलब तकनीकी का भी यूज किया गया, पैसा भी लगाया गया और फिर उससे उत्पादकता भी हमने ज्यादा ली। राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या कृषकों को खेतों पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है? ठीक है, जो कृषक हैं, फार्मर हैं, उनको खेत पर ही जाकर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। देश भर में ग्रामीण ग्रामीण ज्ञान केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया था, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। ठीक है, जो केंद्र खोले गए थे वो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा खोले गए थे। भारतीय, अब देखो कोटेशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर की उपलब्धि हासिल करने की पूंजी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करने में निहित है। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने। पूरा मॉडल संबंधित है, तो पूरा मॉडल किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने से। पूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा मॉडल किसने दिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आगे देखते हैं, स्थायी कृषि विकास से क्या तात्पर्य है? कृषि में रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम प्रयोग करना स्थायी कृषि के लिए, जैव उर्वरक का यूज करना, सस्य चक्र तथा जैविक पौध संरक्षण की विधियों का उपयोग करना। स्थायी कृषि विकास को कहा जाता है? तो स्थायी कृषि विकास को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक कृषि, पारिस्थितिकी कृषि और रक्षणीय कृषि और जीवाश्म कृषि, ये वो बोला जाता है। कृषि निर्यात क्षेत्रों एग्रो ई जोन्स की स्थापना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना, मतलब जो निर्यात है कृषि में जो उत्पन्न हो रहा है उसको निर्यात करना, ज्यादा से ज्यादा उसे देशों, अन्य देशों में भेजना। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों का स्थापना की गई थी। बासमती चावल के निर्यात के लिए देश का पहला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? पंजाब में। बासमती चावल के निर्यात के लिए अपनी तरह का दूसरा निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। सबसे पहले पंजाब में, फिर उत्तराखंड में। अपनी तरह का पहला बीज मसाला निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। भारत में कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण चक्र, ऋण के प्रकार हैं। तो ऋण के क्या क्या प्रकार हैं? अल्पकालिक ऋण कम समय के लिए, मध्यकालिक ऋण थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए, और दीर्घकालीन ऋण मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए, मतलब सबसे कम फिर उस बीच का फिर ज्यादा समय के लिए ऋण देना। ये होता है ऋणों के प्रकार। अल्पकालिक ऋण के कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है? अब देखो टाइम पीरियड है 15 माह से कम समय के लिए, मतलब 15 माह तक आप क्या है अल्पकालीन ऋण बोला जाएगा। मतलब 15 माह का मतलब कितना हो गया? ये हो गया आपका 1.25 साल, मतलब 1 साल 3 महीना। मध्यकालीन ऋण क्या होता है? 15 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए। ठीक है, ये होता है। और दीर्घकालीन ऋण क्या होता है? 5 वर्ष से ज्यादा समय के लिए क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण बोला जाता है। आगे देखते हैं, भारत में गैर स्थायित्व ऋण के स्रोत हैं, मतलब क्या है? साहूकार, मतलब क्या? सरकारी गैर संस्थागत, मतलब कि इसका मतलब क्या है? बैंकों को छोड़कर किसी और आदमी वगैरह पर्सन से लेना। तो कौन होते हैं? वो साहूकार होते हैं, व्यापारी होते हैं और भूस्वामी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? गैर संस्थागत ऋण के स्रोत हैं, मतलब कर्जा लेने के स्रोत हैं। भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत में आते हैं, कौन कौन आते हैं? वाणिज्य बैंक आती हैं, कमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव समितियां वगैरह आती हैं। भारत में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 20 फरवरी 2003 को। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कॉफी, रबड़, तंबाकू, चाय के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कॉफी, रबड़, तंबाकू, चाय के मूल्यों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। भारत में कृषि जीन बैंक स्थापित हुआ, कब हुआ? वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में। किसके द्वारा कृषि जीन बैंक की स्थापना की गई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा।
वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो योगदान रहा था कृषि का 55%। कितने? 55.40%। 1950 से 1951 के बीच में भारत में कृषि संबंधी शोध पर जीपीडी का 5% तक खर्च करने का सुझाव किसने दिया? तो राष्ट्रीय किसान आयोग ने। किसने दिया? ये आयोग था राष्ट्रीय किसान आयोग। भारतीय कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, मतलब क्या है, कृषि है वो पूरी साल हमें रोजगार नहीं दे सकता है। ठीक है नहीं? ठीक है। भारतीय कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। अगर मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? कि जैसे बारिश कम या ज्यादा होने पर पूरी फसल प्रभावित हो जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है कौन सी है? सबसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत क्या होती है? इसे गन्ना को। किससे होती है? गन्ने को। किसने कहा है कि भारत गांव में बसता है? तो भारत जो है कहाँ बसता है? गांव में बसता है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के किसान सबसे अधिक कर्जदार है? तो सबसे ज्यादा कर्जदार कौन है? आंध्र प्रदेश के 92.9%। ठीक है। सबसे कम कर्जदार किसान है कहाँ के हैं? असम के। सबसे कम कर्ज किसने लिया है? असम के किसानों ने लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत किसान कर्जदार हैं? तो 43.8% किसान क्या है? कर्जदार हैं। भारत में समस्त संस्थागत कृषि ऋण में वाणिज्य बैंकों का योगदान कितना है? तो वाणिज्य बैंक कितना देती है? 72 से 75% कर्जा देती है किसानों को या किसी कृषि में। भारत में समस्त संस्थागत कृषि ऋण में ग्रामीण बैंकों का योगदान कितना है? तो ये मात्र 11 से 13% है। वाणिज्य बैंक देती हैं आपकी क्या? ये 72 से आपकी 75% और ग्रामीण बैंक कितनी देती है? 11 से 13%। आगे चलते हैं। भारत के समस्त संस्थागत कृषि ऋण में सहकारी बैंकों का कितना योगदान है? 16 से 19% तक है। कृषि शस्य बोलते हैं इसे। जलवायवीय क्षेत्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय संस्थाओं का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना। आगे देखते हैं। भारत में योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र तैयार किए गए थे? तो 15 कृषि जलवायवीय क्षेत्र तैयार किए गए थे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो 329 मिलियन हेक्टेयर। कृषि वाला कितना है? भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत शल्य जलवायवीय क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन्स में विभाजित किया गया? तो जोन जो है यूपी में है 9। कितनी जोन है? 9। देश भर में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 70% निर्भर है फिलहाल में। भारत के कुल एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल है टोटल 20। कितनी है? टोटल 20। उत्तर प्रदेश का रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत क्षेत्र किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तराई क्षेत्र। ये सर क्या है? तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पश्चिमी मैदान। किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी मैदान। उत्तर प्रदेश का आगरा मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दक्षिणी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद बरेली का क्षेत्र किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? मध्य पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। आप इनको ऐसे कर सकते हैं कि आप यूपी का मैप लीजिए और उस पर क्या है इनको इंडिकेट कर लेंगे तो आपको आसानी समझ में आएंगी ये चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कानपुर नखलऊ मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का झांसी चित्रकूट मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सारे दे दिए ये। उत्तर प्रदेश का विंध्याचल मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ मंडल किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन करेंगे और आसानी से इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से चीजें याद रहेंगी, या फिर वीडियो को वहीं से बार बार देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। आगे देखते हैं। आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में।
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। असम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जोरहाट असम में कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन बन सकता है, नाम चेंज हुआ है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रामपुर कब स्थापित किया गया? तो 1987 में किया गया। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में किस स्थान पर की गई? तो पंतनगर में की गई। कहाँ की गई? पंतनगर उत्तराखंड में की गई। ऐसे भी आ सकते हो बल्लभ पंत, तो पंत आ रहा तो पंत से पंतनगर, ठीक है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये रटने वाली चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सरदार पटेल तो है मेरठ में, पर इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान की स्थापना का वर्ष 2001 है। वर्ष 2001 में बना है। तो ये कहाँ बना है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में बना है, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। पहले इसका नाम चंद्रशेखर करके था, कानपुर यूनिवर्सिटी भी बोलते थे इसे शॉर्ट में। मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बांदा में अवस्थित है। कहाँ पर है? बांदा में। मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 2010 में हुई, ठीक है। ये बांदा वाला कहाँ पर है? तो कब हुआ था? 2010 में, ठीक है। आगे देखते हैं। देश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, तो देश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय है आपका केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? इम्फाल में, ठीक है। कहाँ पर है? इम्फाल मणिपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मतलब सेंट्रल वाली बात हो रही, ठीक है। तो इम्फाल की स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई। कब हुई थी? 1993 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये इज्जतनगर में अवस्थित है। कहाँ पर है? इज्जतनगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुई। कब हुई? 1910 में हुई। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पोर्ट ब्लेयर में कब हुई? तो ये हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में कब हुई? तो इज्जतनगर में हुई थी 1979 में, 1979 में। नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम ICAR कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली में अवस्थित है। आगे देखते हैं। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल के कासरगोड में है। केरल के कासरगोड में। सेंट्रल तंबाकू रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये राजमुंद्री में। तो तंबाकू वाला कहाँ पर है? राजमुंद्री में है, आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो पोटैटो मतलब कि आपका आलू, कहाँ पर है ये? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स मतलब जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं जैसे तुलसी वगैरह है, दवाई वगैरह में यूज होते हैं, तो ये कहाँ पर है? इसका मेडिसिन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स ये कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ में 1984 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च कहाँ अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है।
नेशनल बायो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ अवस्थित है? ये झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं, धान अनुसंधान हेतु इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? तो इंटरनेशनल की बात हो रही, तो फिलीपींस के लॉस बर्नास में, ठीक है, फिलीपींस में है ये। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ अवस्थित है? एवादान नाइजीरिया में है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है ये? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक है, दालों वाला, तो दालों वाला कहाँ पर है? दाल अनुसंधान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये हापुड़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑन कैटल रिसर्च, ठीक है, कैटल के रिसर्च के लिए, तो ये कहाँ पर कब बना था? 1986 में। और कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। रैतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो थॉमस मुनरो ने। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि स्वामी कौन होता है? तो स्वयं कृषक होता है, जो खेत में काम कर रहा है, फार्मर है, वही होता है मालिक। बंबई में रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? तो सन 1835 में लागू हुई। बंबई में भूमि सर्वेक्षण के आधार पर किसने रैतवाड़ी व्यवस्था लागू की? तो लेफ्टिनेंट विनगेट ने। किसने की थी? लेफ्टिनेंट विनगेट ने। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 1979 में, ठीक है। ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्र रैतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? ठीक है, रैतवाड़ी बंदोबस्त कितने क्षेत्र में लागू किया गया था? तो वो किया गया था 52% में। कितने परसेंट में? 52% कृषि पर। रैतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का सीधा संबंध होता था भूस्वामी से। जो भी भूमि का स्वामी होता था उसी से सरकार डायरेक्ट डील करती थी। अब आगे चलते हैं, माहलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? तो संयुक्त रूप से पूरे गांव का, ठीक है, भूमि का स्वामी होता था संयुक्त रूप से पूरे गांव का, ठीक है, पूरे गांव का स्वामी होता था भाई, एक ही बना दिया जाता था। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कितने भाग आते थे? तो 29% भाग आते थे। माहलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी उत्तरी पश्चिमी प्रांत में, मध्य प्रांत में, पंजाब में, इस जगह पे की गई थी माहलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो जमींदारी और इस्तमारी बंदोबस्त के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व वसूली किसके द्वारा की गई है? जमींदारों के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? जमींदारों के द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति गठित की गई थी? तो जेसी कुमारप्पा। भूमि सुधार का उद्देश्य था, तो भूमि सुधार का क्या उद्देश्य है? कृषकों को भूस्वामी देना, भूस्वामित्व देना, ठीक है, जो खेती वाले काम करने वाले कृषक हैं उनको ही स्वामी बनाना। खेतों के आकार में सुधार लाना, जो खेतों का आकार है उसको सुधार लाना, सही करना। लगान का नियमन करना, जो लगान लिया जा रहा है वो नियमित रूप से लिया जाए। किस पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गई कि लगान सकल उपज का 1/4% 1/4 होगा, या फिर 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/4 हो या फिर 1/5 से ज्यादा ना हो? तो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गई कि काइट अधीन भूमि को स्थायी रूप से काइट अधीन भूमि घोषित कर दिया जाए? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया कि अगर काश्तकार अपनी इच्छा से भूमि छोड़ता है तो उस भूमि पर भूस्वामी का हक ना होकर सरकार का हक माना जाएगा? ठीक है, तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कौन सी योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं, सहकारी खेती से तात्पर्य है, तो सहकारी खेती से क्या तात्पर्य है? संयुक्त रूप से की जाने वाली खेती, संयुक्त रूप से की जाने वाली खेती। सहकारी कृषि प्रणाली में किसान खेतीबाड़ी के लिए अपनी भूमि को संयुक्त करते हैं, लेकिन क्या अपनी अपनी जमीनों के मालिक वो स्वयं ही होते हैं, खुद ही होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, छोटी छोटी तथा बिखरी हुई जोत जैसी समस्याओं का स्थायी हल संभव है
किसमें? सहकारी खेती में। किसमें है? सहकारी खेती में। सहकारी संगठन होता है, तो सहकारी संगठन क्या होता है? विभिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से मिलकर किसी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन। ठीक है, मतलब एक जगह अपने आप ही सारी भूमियों को इकट्ठा कर दिया, खुद एक कमेटी सी बना करके। सहकारी संगठन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? तो समानता के आधार पर और लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत के आधार पर। ब्रिटिश भारत में सहकारी साख अधिनियम कब बनाया गया? तो वर्ष 1904 में। सहकारी साख अधिनियम पास करने की सिफारिश किसने की थी? तो एडवर्ड लॉ ने वर्ष 1901 में। किस वर्ष सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल कर दिया गया था? तो वर्ष 1919 में। कब कर दिया गया था? वर्ष 1919 में। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस और सभी को पता होगा, 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना के लिए की जाने वाली सिफारिश सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी, 1989 में। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो खुसरो समिति के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में सहकारी साख संस्थाएं के कितने स्तर हैं? तो इसके 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। सहकारी साख संस्थाओं में राज्य स्तर पर होता है, कौन होता है? राज्य सहकारी बैंक होता है। कौन सा होता है? राज्य सहकारी बैंक होता है। सहकारी साख संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर मतलब जिला स्तर पर किस होता है? तो कौन होता है जिला स्तर पर? केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। कौन होता है? केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। सहकारी साख संस्थाओं के रूप में सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है, कौन करती है? सबसे नीचे कौन करती है काम? प्राथमिक कृषि एवं व गैर कृषि संस्थाएं। ठीक है, आगे देखते हैं, इफको IFFCO इफको की स्थापना कब की गई थी? 3 नवंबर 1967 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये पेपर के लिहाज से। इफको का मुख्यालय है, तो मुख्यालय इसका कहां पर है? नई दिल्ली में है। इफको है, क्या है इफको? एक उर्वरक उत्पादक संस्था, मतलब क्या देती है ये आपको? वो देती है, खाद देती है। सहकारी राष्ट्रीय सहकारी विपणन फेडरेशन, ये क्या है? ठीक है, तो विभिन्न राज्यों के खाद्य पदार्थों के उत्पादन तथा निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करती है। उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक्य वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में पहुंचाने का काम कौन करती है? मतलब जहां पर फसल ज्यादा हो रही है, ठीक है, वहां पर जरूरत कम है, ठीक है, ज्यादा हो रही है, और कहीं पर बहुत कम हो रही है, तो दोनों को बराबर बराबर तरीके से बांटने का काम कौन कर रही है? नेफेड कर रही है। नेफेड कर रही है। कौन कर रही है? नेफेड। नेफेड की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 में। 2 अक्टूबर 1958 में। नेफेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में। कहां पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। किस वर्ष राष्ट्रीय बैंक को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना में संबंधित सुझाव कृषि शाख विभाग द्वारा दिया गया था? वर्ष 1937 में। कब दिया गया था? वर्ष 1937 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहकारिता के संबंधित एक विशेष प्रस्ताव सेवा समितियों की स्थापना की वांछनीयता को स्वीकार कर लिया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1959 में। प्रजनक बीज में सर्वाधिक शुद्धता पाई जाती है, ठीक है, इसे तैयार किया जाता है, तो किससे किया जाता है? पादप से। किससे किया जाता है? पादप से, पेड़ से ही किया जाता है इसे। आकार बीज में विशेष मानकों के आधार पर आनुवांशिक गुण व शुद्धता पाई जाती है, इसे तैयार किया जाता है किससे? प्रजनक बीज से। इसे किया जाता है प्रजनक बीज से। आधार बीज का उत्पादन का दायित्व है किसका है? राष्ट्रीय बीज निगम का, राज्य बीज निगम का, और भारतीय राज्य फार्म निगम का। उच्चतर गुणवत्ता युक्त व्यावसायिक रूप से खेती के लिए काम में लाए जाने वाले बीज कहलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्रमाणिक बीज। क्या बोलते हैं? प्रमाणिक बीज। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में। कब हुई थी? वर्ष 1963 में। राज्य फार्म निगमों की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। वर्ष 1969 में। राष्ट्रीय बीज निगम राज्य फार्म निगमों की स्थापना के उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे इसके? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना और किसानों को इन बीजों की आपूर्ति, मतलब इन बीजों को किसानों तक पहुंचाना था।
बीज बैंक कब स्थापित किए गए? तो 1999 से 2000 में, ठीक है, 1999 से 2000 में। बीज बैंक स्थापित क्यों किए गए? तो बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अधोसंरचना विकसित करने हेतु, मतलब बीज को बनाना और उसको फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। बीजों की आकस्मिक आपूर्ति के लिए, मतलब जगह पर ज्यादा कमी है तो वहां पर एकदम से पूर्ति करने के लिए बीज बैंक बनाए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिक बीज फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? 1999 से 2000 में। प्रौद्योगिकी फसल बीमा योजना क्यों शुरू की गई? इसका उद्देश्य क्या था? तो बीज उत्पादकों में विश्वास बढ़ाने में, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, मतलब जो बीज बनाया गया है उसमें लोग विश्वास रखें कि हाँ ये बीज फसल अच्छी देगा ही देगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। अमोनियम सल्फेट एवं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में जिसमें अमोनिया की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें अमोनिया की मात्रा होती है कितनी? 25%। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ठीक है, तो कहाँ सबसे ज्यादा होता है? ये होता है आपका सिंदरी में, झारखंड, सिंदरी झारखंड में। कैल्शियम साइनाइड एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसे कहा जाता है नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम किस उर्वरक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट को। किसे कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। सॉल्ट पीटर भी इसे शॉर्ट में बोल देते हैं। प्लांटर एक कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाला एक यंत्र है, प्लांटर, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? भूमि को खोदकर बीज डाला जाता है, मतलब प्लांटर क्या है? प्लांट करता है बीजों को। फसलों की कटाई हेतु किस कृषि यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि कटाई के लिए क्या होता है? हार्वेस्टर होता है, ठीक है, कटाई हो जाती है फसलों की। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 18 नवंबर 2004 में किया गया था, 18 नवंबर 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बल दिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? कृषि के विकास पर। किस पर बल दिया गया? कृषि के विकास पर। गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP शुरू किया गया था, तो 1960 से 1961 में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1953 को। 2 अक्टूबर 1953 को। बलवंत राय मेहता समिति का कब गठित की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी वर्ष 1957 में। कब की गई थी? वर्ष 1957 में। भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की गई थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। कब की थी? किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1858 में। कब हुई थी? 1858 में। पंचायती राज के क्षेत्र में देश के शीर्ष प्रशिक्षण अनुसंधान तथा परामर्शकारी निकाय हैं, कौन से हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। कौन है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? नागौर राजस्थान में। कहाँ हुई थी? नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में पंचवर्षीय राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। किस समिति ने भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1977 में। कब किया गया था? वर्ष 1977 में। JKV राव, ठीक है, JKV मतलब JKV इसको बोलते हैं राव समिति, ठीक है, राव समिति गठित की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में। JKV राव समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करना। संघवी समिति, इसको शॉर्ट में बोलते हैं संघवी समिति, ठीक है, संघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में।
सॉरी एम नहीं होगा, एल होगा, ये गलत टाइप हो गया है। LM संघवीय समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करना। वर्ष 1987 में जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों में विलय सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा सबसे पहले ये किया गया था। P.K. थुंगन की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में संसद द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जो संबंधित था, किससे संबंधित था? जिला नियोजन से। किससे संबंधित था? जिला नियोजन से। P.K. थुंगन समिति द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिश थी, तो सबसे पहली सिफारिश क्या थी? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की। ठीक है, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा मिला गया? तो थुंगन समिति के द्वारा मिला। 64वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था, तो पंचायतों से। किससे संबंधित था? पंचायतों से। 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया? 1999 में। कब किया गया? 1999 में। ठीक है, ये पॉलिटिक्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है, पेपर में रिलेटेड, इस ग्रामीण परिवेश से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? पंचायतों से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया था 1952 में। ठीक है, कब? 1952 में, दिसंबर में। हमें किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, संविधान में संशोधन हो रहा तो फिर जो भी आर्टिकल के से संशोधित होगा, जो चीज आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें अप्लाई कर दिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ दिया गया संविधान में। पंचायतों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? तो भाग 9 में शामिल किया गया। ठीक है, संविधान में 22 भाग है, तो उनमें 9वें भाग में शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1953-93 के द्वारा संविधान के 9वें भाग 9 में कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो 16 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संबंधी उपबंध किए गए हैं? तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243। ठीक है, से देखो अनुच्छेद 243। ठीक है, फिर ये ओ तक गया। ठीक है, अब देखो पहला तो हो गया अनुच्छेद 243, फिर उसके बाद होगा A B C D, इस तरह से ओ तक जा रहा है। ठीक है, तो ओ तक तो हमारे इस तरह से ओ तक जा रहा है। ठीक है, तो ओ पर हमारा कितना होता है? 15 हो गए, और पहला वाला 243 है, तो 16 होगा इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुसूची 11वीं किसके अनुसार जोड़ी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन में। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अगस्त 1998 में। कब की गई थी? अगस्त 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश के पश्चात प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी समिति आई थी? आरबी गुप्ता समिति। कौन सी समिति आई थी? आरबी गुप्ता समिति। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। क्यों हुआ था? तो टर्म लोन तथा कृषि जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस लिए आई थी? टर्म लोन मतलब जरूरत पड़े पैसे की तो ले लो एकदम, और कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए आई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि के क्षेत्र में व्यापक ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जो भी जरूरत पड़ रही है पैसे की, वो देना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है तो सभी वाणिज्य बैंकों के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा और राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर दिया जाता है। तो कितना बीमा कवर दिया जाता है? तो 50,000 से 25,000 के बीच बीमा कवर मिलता है। किसानों को कृषि संबंध गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा। सीमांत जोत के अंतर्गत परिचालित क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 1 हेक्टेयर। मतलब सीमांत जोत में कौन आते हैं? 1 हेक्टेयर वाले। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले किस में आते हैं? लघु जोत में आते हैं। और मध्यम जोत में कौन से आते हैं? 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर वाले। ठीक है, और आगे आती है बृहद जोत। ठीक है, 4 तरह के बना दिए। बृहद जोत में कितने आते हैं? 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले। ठीक है, सीमांत आता है 1 हेक्टेयर तक। लघु जोत वाला आता है 1 से 2 हेक्टेयर। मध्यम जोत में आता है 4 से 10 हेक्टेयर, और बृहद जोत में आता है 10 हेक्टेयर से इससे ज्यादा वाला। सर्वप्रथम
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1920 में। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन विभाग तथा मंडी परिषद को स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। कब किया गया था? वर्ष 1976 में। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो रबी की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? रबी फसलें हैं। किस फसल को अक्टूबर के दिसंबर माह में बोया जाता है तथा फरवरी के अप्रैल माह में काट दिया जाता है? तो रबी की फसल को। किस फसल को? रबी की फसल को। चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई तथा कपास आदि किस फसल के प्रकार हैं? तो ये खरीफ फसल के प्रकार है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। किस फसल को मई से जुलाई के मध्य में बोया जाता है? तो सितंबर और अक्टूबर के बीच काट लिया जाता है। तो खरीफ की फसल को। कौन सी फसल को? खरीफ की फसल को। खीरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, परमल, मूंग, लोबिया, ककड़ी ये सब कैसी फसल है? जायद की फसल है। मतलब सब्जी वाली फसलें सब किस में चली जाती हैं? जायद की फसल में चली जाती हैं। किस फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है? तो जायद की फसलें। ठीक है, गर्मी के मौसम में ये फसलें आती हैं, सब्जी वगैरह ज्यादा अच्छी तरह से आती हैं। ठीक है, ये होती हैं जायद की फसलें। नवीनतम कृषि संगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीमांत जोत का औसत आकार है। तो सीमांत जोत का औसत आकार क्या है? इसके अनुसार नवीनतम कृषि संगणना के अनुसार, पहले उसके सीमांत जोत के नहीं, तो 0.39 हेक्टेयर। कितना है? 0.39 हेक्टेयर। नवीनतम कृषि संगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लघु जोत कितना है? तो 1.4 हेक्टेयर। और नवीनतम कृषि संगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मध्यम जोत कितना है? तो 5.52 हेक्टेयर। और आगे चले जाता है, नवीनतम कृषि संगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बृहद जोत कितना है? तो 15.01 हेक्टेयर। ठीक है। फसल चक्र से तात्पर्य है, तो फसल चक्र से क्या तात्पर्य है? तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो। ठीक है, मतलब इस तरह से फसलों को बोना कि उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उसकी जो क्षमता है फसल की, सॉरी खेत की, तो वो बनी रहे। मतलब उसमें जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब बनी रहे। तो चेंज कर करके फसलों को बोना। एक जैसी फसल को बोते रहोगे तो उसमें से एक ही तत्व की बिल्कुल कमी हो जाएगी जमीन में से। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आय के लिए कृषि निर्यात जोन स्थापित किया गया था। तो लखनऊ तथा सहारनपुर में। कहा किया गया था? लखनऊ और सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में आलू कृषि निर्यात क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आगरा में। ठीक है, AEZ। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो मत्स्य पालन को किया गया था 10 जून 2014 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो गेहूं की खेती की जाती है 24% भाग पर। ठीक है, कृषि की जो भी खेती है उसमें 24% पर गेहूं होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार सर्वाधिक किस जनपद में होती है? तो गेहूं की पैदावार होती है गोरखपुर में। करनौल ब्लूट बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो ये गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। राज 3077, ठीक है, ये नाम है। राज 3077 किस फसल की प्रजाति है? ठीक है, तो ये है गेहूं की प्रजाति। किसकी प्रजाति है? 3077 गेहूं की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश के कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चावल की खेती होती है? तो मात्र 18% क्षेत्र पर चावल की खेती होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत है, सहारनपुर, महाराजगंज और देवरिया में सबसे ज्यादा चावल होता है। पूसा RH10 किस फसल की प्रजाति है? तो ये बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में जौ उत्पादक प्रमुख जिले हैं। तो जौ कहाँ होता है? वाराणसी में, आजमगढ़ में, जौनपुर में और बलिया में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर और बलिया में जौ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जौ उत्पादन के मामले में भारत में द्वितीय स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पर क्या होता है? जौ होता है। बाजरा उत्पादित करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं। तो बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आगरा में होता है, मथुरा में, बदायूं और अलीगढ़। चना उत्पादित करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले। तो चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी और सोनभद्र।
इन 4 जिलों में चाना जो है सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश की। तंबाकू उत्पादित करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं। तो तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वाराणसी में, मेरठ में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, मैनपुरी में। तो इन सब जगह पर क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? आपका तंबाकू होता है। ठीक है, क्या होता है? तंबाकू होता है। एक सेकंड में इसे सही कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, आप देखते हैं। मक्का। मक्का उत्पादित करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो मक्का होता है आपका मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और बहराइच। तो मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद और बहराइच में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से किस प्रकार की कपास की खेती अधिक होती है? तो कपास की खेती में सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो छोटे रेशे वाले, जो इसमें रेशा जो है बहुत छोटा होता है, वो खेती सबसे ज्यादा होती है कपास की अपने यहाँ पर। और देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अरहर के प्रमुख उत्पादक जिले कहाँ कौन से हैं? तो अरहर जो होता है, अरहर की दाल वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर आदि जगह पर होता है। अरहर किस प्रकार की फसल है? तो अरहर जो है खरीफ की फसल है, खरीफ की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पर है? तो गाजीपुर में। तो गाजीपुर में जो है अफीम की फैक्ट्री है, यूपी में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादित होता है? तो अफीम जो है यूपी में होता है, बाराबंकी में। कहाँ होता है? बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है? तो जूट जो है सबसे ज्यादा होता है सरयू तथा घाघरा नदी के दोआब तथा तराई क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में जूट उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो जूट सबसे ज्यादा होता है बहराइच में, महाराजगंज में, देवरिया में और गोंडा में। तो जूट होता है सबसे ज्यादा बहराइच, महाराजगंज, देवरिया और गोंडा में। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मूंगफली की खेती की जाती है? तो मूंगफली की खेती होती है सीतापुर, हरदोई, एटा और बदायूं में। ठीक है, मूंगफली की खेती कहाँ कहाँ होती है? सीतापुर, हरदोई, एटा और बदायूं में होती है। उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने भाग पर गन्ने की खेती होती है? तो गन्ने की खेती होती है 13% पर। ठीक है, कितने परसेंट पर? 13% क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अलसी का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। तो अलसी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो अलसी होती है आपकी मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज। कहाँ होती है? मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज में क्या होती है? अलसी होती है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में केला उत्पादक प्रमुख जिले हैं। तो केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में। तो केला जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में। दूध सागर, अल्फान, अल्फान, चीनी चंपा और अधेश्वर आदि किस प्रकार के फल हैं? तो ये सब जो है केले की किस्में हैं। केले की क्या है? ये प्रजातियां, दूध सागर, अल्फान, चीनी चंपा और अधीश्वर। करेला, सफेदा, हाफीज, नकलो की आदि की किस फल की प्रजाति है? तो ये जो प्रजाति है अमरूद की। करेला, सफेदा, हाफजी, नखलव। ठीक है, ये सब किसकी फसलें हैं? सब किसकी प्रजाति हैं? अमरूद की। उत्तर प्रदेश में अमरूद पैदा करने वाले प्रमुख जिले हैं। तो सबसे ज्यादा अमरूद कहाँ होता है? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का अमरूद जो बहुत मशहूर भी होता है। इलाहाबाद, प्रयागराज, बरेली और फैजाबाद। लड्डू तथा देशी नागपुरी किस फल की प्रजाति है? तो ये संतरे की प्रजाति है, लड्डू और देशी नागपुरी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरा पैदा होता है? तो संतरा जो सबसे ज्यादा होता है यूपी में, सहारनपुर में। कहाँ होता है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लीची पैदा होती है? तो लीची जो होती है मेरठ और सहारनपुर में। कहाँ होती है? लीची होती है मेरठ और सहारनपुर में होती है आपकी। ठीक है, लीची कहाँ होती है? मेरठ और सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पपीते की खेती होती है? तो पपीता होता है सहारनपुर में, उन्नाव में, लखनऊ में और फैजाबाद में। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस जिले में आंवला की खेती होती है? तो प्रतापगढ़ में होती है। कहाँ होती है? प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। तो आम जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आम होता है आपका लखनऊ में, सीतापुर में, उन्नाव में, फैजाबाद में। ठीक है, और बरेली, सहारनपुर, बाराबंकी और मेरठ में आपका क्या होता है? आम होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। आम के बारे में बात हो गई है। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, बरेली, सहारनपुर और बाराबंकी, मेरठ, यहाँ पर होता है आम सबसे ज्यादा। दशहरी, लंगड़ा और रटौल, चौसा आदि किस फल की किस्में हैं? तो ये पता ही है सभी को, आम की किस्में हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तरबूज की खेती किन क्षेत्रों में होती है? सरयू, गंगा, गोमती नदी की घाटियों में होती है।
उत्तर प्रदेश में माल्टा उत्पादित होता है वाराणसी, सहारनपुर और मेरठ में। ये नाम याद करने पड़ेंगे किस जिले में कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। ब्लड रेड किस फल की किस्म है? तो ये माल्टा की फसल है। किसकी किस्म है? ये माल्टा की किस्म है। उत्तर प्रदेश में शफ्तालू पैदा होती है, तो शफ्तालू होती है लखनऊ में। भारत में आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत में आलू जो है सबसे ज्यादा यूपी में ही होता है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः आलू का उत्पादन होता है? तो आलू सबसे ज्यादा होता है कन्नौज, फर्रुखाबाद, हाथरस, मेरठ, आगरा, बदायूं, फिरोजाबाद, बागपत आदि जिलों में सबसे ज्यादा क्या होता है? आलू होता है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में। आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में। आलू के निर्यात के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आगरा में किया गया है। आलू उत्तर प्रदेश के आलू को किस ब्रांड के नाम से बोया जाता है? तो ताज ब्रांड। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जब आलू बोया जाता है तो उसे किस ब्रांड का नाम बोला जाता है? ताज ब्रांड। उत्तर प्रदेश में प्याज लहसुन उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं, तो प्याज और लहसुन कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में, बदायूं में, इटावा में, मैनपुरी में, कन्नौज में। इन जिलों में होता है सबसे ज्यादा क्या? लहसुन, प्याज और लहसुन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस क्षेत्र में मुख्य रूप से हल्दी हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो हल्दी होती है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में। मशरूम का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, यह एक क्या है? तो यह एक कवक है। क्या है? फंजाई है, कवक है। उत्तर प्रदेश में हर्बल गार्डन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो औषधीय फसलों की खेती को बढ़ाना तथा उसे संरक्षित करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हर्बल गार्डन का? औषधीय फसलों की खेती को बढ़ाना और उन्हें संरक्षित करना। उत्तर प्रदेश में पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है कौन पान होता है? सबसे ज्यादा महोबा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था? ये महोबा में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पान महोत्सव योजना कब चलाई गई? तो उत्तर प्रदेश में पान महोत्सव योजना चलाई गई थी 2012-13 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैथा तेल उद्योग किन जिलों में स्थापित है? तो बाराबंकी, रामपुर और बदायूं। बाराबंकी, रामपुर और बदायूं। मैथा ऑयल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? तो 90%। कितनी परसेंट है? 90%। उत्तर प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग का स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका लखनऊ में। भारत का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ खोला गया? तो बागवानी कॉल सेंटर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ खोला गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में किसान कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, तो कृषकों के तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए, तो जो भी फार्मर होते हैं उनको तकनीकी सहायता देने के लिए ये चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि चिंतन नामक, क्या नाम है? कृषि चिंतन नामक मासिक बुलेटिन के प्रकाशन का उद्देश्य क्या है? तो कृषि की तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना, कृषि संबंधी समसामयिक समस्याओं का निदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कब से कार्य कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका 10 दिसंबर 2002 से। लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़, वाराणसी में कृषि पार्क स्थापित किया गए। ठीक है, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाना। ठीक है, किसानों को क्या देना? उनके जो भी उत्पाद हैं उसको उचित दाम देना। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1978 में। कब हुई थी? मार्च 1978 में। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ये कब से कब तक चलाया जा रहा है? 1991 से 1992 के बीच में। उत्तर प्रदेश भूमि विकास तथा एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। विश्व बैंक के सहयोग से सॉडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 2010-11 में। कब की गई थी? वर्ष 2010-11 में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पूर्वांचल में ग्रामीण बैंक कब से चलाया जा रहा है? तो ग्रामीण बैंक चलाया जा रहा है 2007 से। उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कब शुरू की गई थी? तो किसान सेवा रथ शुरू की गई थी 2010-11 में। कब की गई थी? 2010-11 में। किसान सेवा रथ का उद्देश्य है जिला मुख्यालय से दूर निवास करने वाले किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, जो भी जिला के मुख्यालय से दूर हैं उनको क्या है?
जानकारी उपलब्ध कराना किसान सेवा रथ का ही उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज, कृषि और यंत्र आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो 2008-9 से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 2008-9 से। किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई, कब की गई? 2001 में। कब की गई है? 2001 में। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2003 में। वृद्धा पेंशन योजना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2003 में। एकीकृत विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2010-11 में। राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन करना, ठीक है, राजकीय कृषि प्रशिक्षण का उद्देश्य है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, कौन सा स्थान है? फर्स्ट नंबर पर है। उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है। देश के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश में। आम, आमला, आलू, दूध, गन्ना उत्पादन, एक सेकंड, ठीक है। आम, आमला, आलू, दूध और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। तो इन सब के नाम आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर इसमें क्या है? वो यूपी है अपना। आम के मामले में, आमला के मामले में, आलू के मामले में, दूध उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में, ये सब में क्या है? हमारा यूपी फर्स्ट नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में भूमि के समान वितरण हेतु अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित की गई है। तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम कब हुआ था? 1960 के द्वारा हुआ था। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? 2008-9 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। बनारसी, कंचन, कृष्ण आदि किस फसल की किस्में हैं? तो ये आंवला की फसलें हैं, ठीक है। किसकी किस्में हैं? ये आंवला की किस्में हैं। स्वर्णरूप, अर्दी, अरली, बेदाना आदि किस फल की किस्में हैं? ये लीची की किस्में हैं। चिप, सोना, कुफरी, बहार आदि किस फसल की किस्में हैं? तो ये आलू की किस्में है, ठीक है। चिपसोना, चिप कहते हैं ना, चिपसोना आलू है, ठीक है, चिप्स वाला आलू है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। आलुप्पी, सुगंधम आदि किस फसल की किस्में हैं? तो ये हल्दी की किस्में है। देखो सुगंधम, हल्दी से सुगंध आती है, इस तरह से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित हुआ था? तो 1944 में हुआ था। पशुपालन विभाग कब हुआ? 1944 में। वर्ष 2007 में हुई पशु गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या है 639.66 लाख। उत्तर प्रदेश के गौवंशीय पशुओं के वध को निषिद्ध कर दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा, मतलब गौ की, मतलब गायों की कोई भी हत्या करेगा तो उस पर अधिनियम, मतलब क्या नाम है, एक तरह से कानून वो चला जाएगा, क्या बोलते हैं, एक तरह से उसमें केस वगैरह कर दिया जाएगा। किस अधिनियम के तहत? 1955 के अधिनियम के तहत। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग के लिए तैयार की गई है, तो क्या की गई है? मत्स्य नीति 2006 से लेके 12। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? तो जून 2015 में। कब दिया गया? जून 2015 में। पशु जैविक औषधीय संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक की स्थापना किस क्षेत्र के लिए की गई? तो बुंदेलखंड के लिए की गई। पशु चारा बैंक कहाँ पर की गई है? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय गौ सदन है? तो गौ सदन है आपके 8। कितने सदन है? गौ सदन 8। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग कब स्थापित हुआ था? 1999 में। गौ सेवा आयोग कब हुआ था? 1999 में। रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? तो रानी मक्खी एक दिन में 1500 अंडे दे देती है। किस नस्ल की बकरी को शहरी बकरी कहा जाता है? तो बर्बरी नस्ल की बकरी को शहरी बकरी कहा जाता है। बर्बरी नस्ल की बकरी को क्या कहा जाता है? शहरी बकरी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस। कैसे? मुर्रा भैंस कहते हैं ना, मुर्रा भैंस बहुत ज्यादा दूध देती है भैंस। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ किया गया था? इज्जतनगर, बरेली में, ठीक है।
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ पर था? इज्जतनगर बरेली में। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विभाग और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में। 1976 में। केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? 1970-71 में। देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में कब की गई? 1938 में। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1993-94 में। ठीक है, दुग्धशाला विकास परियोजना 1993-94 में लागू हुई थी यूपी में। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना का उद्देश्य क्या था? राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करना, उपार्जन एवं विपणन एवं रोजगार का सृजन करना। मतलब दूध से क्या है, रोजगार भी सृजन करना, ये इसका उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध मूल्य निर्धारण और उत्पादन विनियमन आदेश लागू करना किसका प्रमुख कार्य है? तो राज्य दुग्ध परिषद का। राज्य दुग्ध परिषद का। महिला डेयरी योजना कब लागू हुई? 1996-97 में। महिला डेयरी योजना कब हुई? 1996-97 में। महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई? दुग्ध विकास विभाग के द्वारा। दुग्ध विकास विभाग के द्वारा। महिला डेयरी योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास की गतिविधियों में प्रशिक्षित करना। ठीक है, महिला डेयरी योजना का उद्देश्य क्या है? महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास में गतिविधियों में प्रशिक्षित करना। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन कब किया गया? 1962 में। कब किया गया? 1962 में। गोकुल पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने तथा अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु प्रेरित करना के उद्देश्य से। ठीक है, गोकुल पुरस्कार योजना क्या करती है? सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, मतलब एक कंपटीशन टाइप से होता है, और अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु उनको प्रेरित किया जाता है। मतलब कि उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि अच्छे अच्छे पशुओं को रखो जो ज्यादा दूध दे। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कामधेनु डेयरी योजना चलाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। राज्य में क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, कामधेनु योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई? 1966 में। 1966 में। उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। मत्स्य योजना किसमें हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में मछुआरा दुर्घटना बीमा की शुरुआत कब हुई? 1985-86 में। 1985-86 में। मधुमक्खी पालन किस प्रकार का उद्योग है? तो सहायक कुटीर उद्योग है। कैसा है? सहायक कुटीर उद्योग है। भारत सरकार द्वारा गहन कृषि कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1961 में। गहन कृषि कार्यक्रम 1961 में। गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया? फोर्ड फाउंडेशन के तहत। आगे देखते हैं, क्योंकि गहन कृषि विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था किसानों को बीज एवं उर्वरक के लिए ऋण प्रदान करना। ठीक है, गहन कृषि कार्यक्रम क्या है? विकास कार्यक्रम ऋण देने के लिए है किसानों को। गहन कृषि विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया? अलीगढ़ जिले में शुरू किया गया। कलात रान था, क्या था ये? ग्राम पंचायत में स्थानीय किसानों को में चुना गया एक वर्ग था। क्या था? ये एक वर्ग था। बड़े किसानों जो आमतौर पर बड़े गांव में ही होते हैं। ठीक है, बड़े किसान किसमें होते हैं? बड़े गांव में ही होते हैं। तो क्या है ये? आसामी। उसे क्या बोलते हैं? आसामी बोलते हैं। पावना था। पावना क्या था? एक प्रकार का शुल्क। ये क्या था? एक प्रकार का शुल्क जो जमींदार द्वारा लगान वसूली के लिए लिया जाता था। ठीक है, जमींदारों के द्वारा लिया जाता था। खुद कास्त किसान होता है, तो खुद कास्त किसान क्या होता है? स्वयं जमीन का मालिक होता है वो। उनके द्वारा स्वयं अपनी जमीन पर खेती की जाती है या मजदूरों द्वारा कराई जाती है। मतलब खुद का किसान होता है, पर बड़ा किसान होता है वो खुद करता है या फिर लोगों से करवाता है। गांव के लिए जरूरी काम करने वाले सेवा वर्ग के लोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बलूतेदार। क्या कहलाते हैं? बलूतेदार।
हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग थे हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रभाव किन क्षेत्रों में तक सीमित रहा? तो हरित क्रांति सबसे ज्यादा आई पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के गंगानगर में। हरित क्रांति भारत में कब आई? तो हरित क्रांति आई थी 1970 के दशक में। हरित क्रांति की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? अधिक उपज वाली बीजों का प्रयोग करना, जिन बीजों से ज्यादा फसल हो उनका प्रयोग करना। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया? 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत मतलब दूध होता है, तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? 1964-65 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल की स्थापना कब हुई? 1955 में। कब हुई? 1955 में। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। अभी हमने देखा था कि कौन कौन सी चीजों में भारत प्रथम नंबर पर है, तो उसमें दूध भी था। विश्व के कुल दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत दूध भारत में उत्पादित होता है? 18.5%। भारत में कितना होता है? 18.5%। पीली क्रांति संबंधित है किससे? तिलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था वर्ष 1986 में। कब हुआ था? वर्ष 1986 में। ठीक है, वर्ष 1986 में। तिलहन उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वें नंबर पर भारत। भारत में जो तिलहन होते हैं उसमें कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति बागवानी से संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां पर है? शिमला में। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला में है। कुफरी, कुफरी लालिमा। ठीक है, कुफरी लालिमा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सुवर्ण, कुफरी बादशाह। ठीक है, सारे कुफरी से। तो ये किसकी किस्में हैं? आलू की प्रजातियां हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आलू के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, विश्व में दूसरे नंबर पर यूपी की बात आती है तो यूपी जो है फर्स्ट नंबर पर अपने भारत में। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेगी कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक बनने की पूरी उम्मीद है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से और झींगा मछली के उत्पादन से। संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली का निर्यातक देश कौन सा? तो झींगा मछली सबसे ज्यादा कौन निर्यात करता है? भारत करता है। विश्व में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। सबसे ज्यादा मछली कहाँ होती है? चीन में होती है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से किसका संबंध है? कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला से। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा? तो विश्व के नंबर में दूसरे नंबर पर आता है भारत। कौन आता है? भारत। फर्स्ट नंबर पर चीन था और सेकंड नंबर पर कौन है? भारत। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसलों के साथ की जाती है? तो अरहर की खेती होती है ज्वार और बाजरा के साथ होती है अरहर की खेती। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों में ग्रामीण खाद्य बैंक खोला गया है? तो 12 जिलों में ग्रामीण खाद्य बैंक खोला गया है। आइसोपाम, क्या? आइसोपाम योजना योजना सम्मिलित है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? आइसोपाम में मक्का, मक्का, तिलहन और दलहन। ठीक है, इसमें तीन है, मक्का, तिलहन, दलहन। राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम लागू किया गया है 30% से कम सिंचित क्षमता वाले क्षेत्रों में। ठीक है, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम। किस फसल का उपयोग शरबत, ग्लूकोज, स्टार्च बनाने में होता है? तो मक्का का होता है। ठीक है, शरबत बनाने में, ग्लूकोज बनाने में और स्टार्च बनाने में किसका यूज होता है? मक्के का यूज होता है। उत्तर प्रदेश में बाजरे की फसल कब बोई और काटी जाती है? तो मई से लेकर जुलाई के बीच तो बोई जाती है और काटी जाती है सितंबर से दिसंबर के मध्य काट ली जाती है। उत्तर प्रदेश में जूट की खेती की जाती है मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में। कहाँ की जाती है? मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया? 15 जिलों में चलाया गया। कितने जिलों में? 15 जिलों में चलाया गया। किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने के लिए किया जाता है? तो अलसी का। किसका? अलसी का।
उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है? तो मथुरा में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये मथुरा में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में। चीनी मिल कहाँ पर है? चीनी इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वेजिटेबल सब्जी वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, वेजिटेबल से देखो, बा से वेजिटेबल और बा से ही वाराणसी, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादक वाला जिला कहाँ है? तो जौ सबसे ज्यादा होता है फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? तो चावल होता है शाहजहांपुर में। ठीक है, कहाँ होता है? शाहजहांपुर में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है? तो मूंगफली होती है सबसे ज्यादा झांसी में। कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना की गई थी? तो 1964 में की गई थी, वर्ष 1964 में। उत्तर प्रदेश खाद्य पार्क की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो नोएडा में हुई। कहाँ हुई थी? नोएडा में हुई थी। उत्तर प्रदेश में जैव उर्वरक उत्पादक केंद्र की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जैव उर्वरक जो केंद्र हैं वो उनकी संख्या है 17। कितनी है? 17। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विक्रय केंद्रों की संख्या है? तो कितने केंद्रों की संख्या है? 188। एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो वर्ष 2010-11 में। कब हुई थी? वर्ष 2010-11 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने स्तरीय ढांचों बनाए गए थे? तो कितने स्तरीय ढांचे बनाए गए थे? त्रिस्तरीय। कितने? त्रिस्तरीय। विश्व बैंक द्वारा चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य की परियोजना में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा चारा विकास योजना कितने प्रतिशत सहयोग प्रदान किया जाता है? तो 75% किया था, 75%। उत्तर प्रदेश में भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। डीजल के विकल्प के रूप में किसके बीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये जटोरफा किया जाता है। तो डीजल के लिए किसका यूज होता है? जटोरफा का होता है। किसका होता है? जटोरफा। ठीक है, डीजल किससे निकला जाता है? जटोरफा से। तालाब निर्माण के लिए बैंकों द्वारा प्रति हेक्टेयर कितना ऋण दिया जाता है? तो 75,000। कितना दिया था? 75,000। तालाब निर्माण करना है तो 1 हेक्टेयर के लिए 75,000 का ऋण दिया जाएगा। सहयोगी कृषक योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जा रही है? तो 10 जिलों में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मृदा सर्वेक्षण इकाइयां कितनी हैं? तो इसकी 10 इकाइयां हैं। किसकी सहायता से उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना चलाई जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा चलाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा मांस होता है यूपी में। उत्तर प्रदेश के किस ट्रेडमार्क के तहत दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किया जाता है? तो दुग्ध पराग किया जाता है पराग के द्वारा। ट्रेडमार्क कौन सा? पराग। उत्तर प्रदेश राज्य में किसान वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2003 में। कब हुई थी? वर्ष 2003 में। उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग और कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। केंद्र सरकार द्वारा आपदा रहित निधि में कितने प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो 75% योगदान दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ कब हुई? तो वर्ष 2000 में। कब हुई? वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2001 में। कब हुई? 2001 में। उत्तर प्रदेश में सहकारी कानून कब निर्मित हुआ? तो 1965 में हुआ। सहकारी कानून कब हुआ? 1965 में। प्रारंभिक कृषि ऋण समिति द्वारा कृषक सदस्यों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो ब्याज दिया जाता है 3% पर। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1972 में। वर्ष 1978 में, सॉरी 78 में, 78 में। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1944 में। ठीक है, कब हुई? 1944 में। आप क्या करिए, जो ईयर्स हैं उनको नोट डाउन कर लें, जो फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें ज्यादा से ज्यादा, अगर एक बार में याद नहीं हो पा रहे हैं। और नहीं तो ये है कि वीडियो को 2-3 बार आप देखिए तो आपको चीजें याद रहेंगी ज्यादा समय तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश का पशुपालन की दृष्टि से देश में स्थान है, किस नंबर पर उत्तर प्रदेश? फर्स्ट नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो उत्तर प्रदेश के 68.8% भाग पर क्या होती है? कृषि होती है। कितने परसेंट भाग पर कृषि होती है? 68.8% पर। आगे देखते हैं, मूंगफली उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2013-14 में। कब हुई? वर्ष 2013-14 में। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता है 5। तो मतलब एक आदमी जो है 5 खा सकता है यूपी के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश में राजकीय गौसदन की संख्या कितनी है? तो गौसदन की संख्या है कितनी? 8। भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उगाई जाने वाली फसल है कौन सी है? फसल है उड़द। कौन सी फसल है? उड़द। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब बनाया गया? तो 1964 में। कब बनाया गया? 1964 में। उत्तर प्रदेश में मंडी स्थल की कुल संख्या कितनी है? तो 214। कितनी है? 214। संकर मक्का बीजों को प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2013-14 में। कब की गई थी? वर्ष 2013-14 में। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना मेथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए कहाँ की गई? तो ये की गई थी कन्नौज में। कहाँ की गई थी? ये कन्नौज में की गई थी। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है? हमीरपुर में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा? हमीरपुर में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1974-75 में। कब हुआ था? 1974-75 में। यूपी डॉप्स परियोजना वित्त पोषित है। कैसी परियोजना है? वित्त पोषित है। तो किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1989 में। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो कृषि निर्यात क्षेत्र है कितने? 3। राज्य में आदर्श पुष्पोत्पादन मतलब पुष्प की बात हो रही है, ठीक है। ये केंद्र कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में उद्यम और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई? 1979 में। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो अमरूद के लिए प्रसिद्ध जिला सभी लोग जानते हैं कौन सा है? इलाहाबाद प्रयागराज है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हल्दी उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो यूपी का फर्स्ट नंबर है। उत्तर प्रदेश में पुष्प में से इत्र बनाया जाता है कौन से जिले में? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम मिलता है कहाँ मिलता है लंगड़ा आम? वाराणसी में। पुष्प नीलामी केंद्र बनाया गया है तो पुष्प की नीलामी केंद्र कहाँ पर है? नोएडा में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? तो मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश की जैनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई? 2012 में। भूमि सेना योजना को किस वर्ष पुनः सक्रिय किया गया? तो वर्ष 2012 में। उत्तर प्रदेश में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जिला है तो सबसे ज्यादा जिला सरसों कहाँ होती है? आगरा में होती है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश का कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, यूपी सेकंड नंबर पे हो गया है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सीमांत कृषक हैं? तो 79% कौन है? सीमांत कृषक हैं। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई में आच्छादित है? तो 80% भाग आच्छादित है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम विक्रय अधिशेष है तो अधिकतम विक्रय अधिशेष है कौन? गेहूं का। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आम की कौन सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पैदा की जाती है? तो सबसे ज्यादा पैदा होता है आम का दशहरी। कौन सा? दशहरी आम। उत्तर प्रदेश के एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं कहां पर किए गए हैं? वाराणसी में। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है तो शक्कर का प्याला कौन कहलाता है? उत्तर प्रदेश ही कहलाता है आपका शक्कर का प्याला भारत में। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में है? तो 15% भाग यूपी में ही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है सबसे पहले धान, फिर मक्का बोया जाए, फिर गेहूं बोया जाए। सेंट्रल ग्रॉसलैंड एंड एवं
फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। फोर्डर मतलब खाद की, उसकी बात हो रही है, चारे की, ठीक है, फोर्डर झांसी में, ठीक है। विश्व में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा फसल का किसका उत्पादन है? धान का। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के अंतर्गत कितना अनाज निशुल्क लिया जा सकता है? तो 100 किलोग्राम अनाज निशुल्क लिया जा सकता है ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के तहत। सामूहिक कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो सामूहिक कृषि की शुरुआत हुई पूर्वी सोवियत संघ में। भारत में झूम खेती या झूम की खेती भी बोला जाता है, का सर्वाधिक प्रतिशत किस? इन दो क्वेश्चनों में आवाज नहीं आ रही थी तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम थी थोड़ा सा। तो भारत में झूम खेती का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये है आपका नागालैंड में। कौन से राज्य में है? नागालैंड में है। कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा, ठीक है, समाहित है। तो किसमें समाहित है? तो इंद्रधनुषी क्रांति में। किसमें समाहित है? सारे अवयव किसमें समाहित है? इंद्रधनुष क्रांति में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? वर्ष 2004 में। वर्ष 2004 में। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई थी, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हुई थी सन 2007 में 26 नवंबर को। कब हुई थी? 26 नवंबर 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। किस भारतीय राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है? तो किस में नहीं है ग्रामीण बैंक? सिक्किम में और गोवा में। कहा नहीं है? सिक्किम और गोवा में। संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना IVLP भारत में कब प्रारंभ हुई? तो 1995 में। कब हुई? 1995। बहु फसल कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो 1967 से लेके 68 में। कब हुआ था? 1967-68 में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केंद्र योजना प्रारंभ हुई? तो चतुर्थ योजना काल में। कौन से काल में? चतुर्थ योजना काल में। ऑपरेशन बर्मा, ऑपरेशन बरगा, ऑपरेशन बरगा संबंधित है, किससे संबंधित है? बट्टाईदारों के संरक्षण से, ठीक है, बट्टाईदारों के संरक्षण से। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो कब, कहाँ हुआ था सर्वप्रथम? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई? तो जल नीति लागू हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। केंद्रीय केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है? कोच्चि में। कहां पर अवस्थित है? कोच्चि में। भारत को कितने कृषि या शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को किया गया है 20 क्षेत्रों में, 20 क्षेत्रों में विभाजित किया गया भारत को कृषि के क्षेत्रों में। भारत को कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? एग्रो क्लाइमेट जोन कितनी है? तो 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है भारत में। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लाइक कर दीजिए और अपने किसी पढ़ने वाले 1 या 2 लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।